everyone, this is सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर. वेलकम टू सोशल स्कूल. और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हमारी बुक 1 का लास्ट चैप्टर, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो हम इसको पहले भी अपना लास्ट वाला जो चैप्टर था ट्रांसपोर्टेशन वाले में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हम लोग जो है इंटरनेशनल ट्रेड को और बेटर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Trade refers to the voluntary exchange of goods and services between two parties, one selling and the other purchasing. सिंपल है, अगर मैं आज कुछ सेल करूंगी और आप कुछ परचेज करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं. इंटरनेशनल जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, अपनी कंट्री से बाहर का ट्रेड करते हैं, राइट. चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या है? दो तरीके के ही ट्रेड हो सकते हैं. एक है जो कि नेशनल है, आपका अपने खुद की कंट्री के अंदर. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मान लो कि मैंने कोई फैक्ट्री लगा ली अच्छी सी और मैं उसका ट्रेड कर रही हूँ, आप और बहुत सारे कंज्यूमर जो है वो मुझसे परचेज करने आ रहे हैं, तो वो हो गया नेशनल, जो कि विद इन द कंट्री है. नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, है ना. चाइना से सामान हमने लिया, चाइना ने हमसे लिया, ऐसा होता कम है बट स्टिल. अमेरिका से सामान हमने लिया, हमने अमेरिका को सामान बेचा, तो ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड है. चलिए बात करते हैं पुराने समय की बार्टर सिस्टम. अब पहले के समय में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम से लोग ट्रेड करते थे. जैसे कि मान लीजिए कि आप जो हो, आपको कोई सामान सेल करना है और मुझे कुछ लेना है, तो आप ऐसे इंसान को ढूंढोगे जिसको वही सामान लेना हो और वो आपको उसके बदले काम भी दे दे. तो ये होता था बार्टर सिस्टम. इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज, गुड्स वर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी, है ना. मनी का तो भाई कोई चक्कर ही नहीं था उस टाइम तक. पैसा, पेपर मनी नहीं था, सिर्फ हम सामान के बदले एक दूसरे में एक्सचेंज किया करते थे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ पोर्टर एक्सचेंज पोर्ट विद अ प्लम्बर इन रिटर्न ऑफ प्लम्बिंग सर्विस. अब क्या है कि एक पोर्टर है, ये देख लो यहाँ पर, इसको क्या है, इसको एक प्लम्बर की जरूरत है और प्लम्बर को क्या है की जरूरत है, तो इन्होंने आपस में क्या किया, एक्सचेंज कर लिया और इनका काम भी बन गया. वेल डन. अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती थी कि डिफिकल्ट टू फाइंड मैचिंग नीड्स. ये बहुत डिफिकल्ट है. आप सोचो कि कोई ऐसा इंसान मिलना जिसको वही चीज चाहिए जो आप सेल कर रहे हो, ये तो बहुत टफ होता था. इसीलिए धीरे धीरे जो है ये चीजें कम होती चली गई. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मनी. तो पैसे से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ लोगों का, आ जाइए, जिसके लिए आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई होती है. सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर. बार्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया. कैसे? बिफोर कॉइन एंड पेपर मनी, मतलब कॉइन और पेपर मनी आने से पहले ऑब्जेक्ट्स विद इंट्रिंसिक वैल्यू वर यूज्ड एज मनी. इसका मतलब क्या है, उस वैल्यू से हम लोग जो है एक्सचेंज किया करते थे जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी. जैसे कि अगर पुराने समय में बात की जाए तो जो रॉक सॉल्ट होता था, लोगों को पहले पता ही नहीं था कि सॉल्ट जो है वो हम लोग समुद्र के पानी से भी बना सकते हैं. इसीलिए सिर्फ रॉक सॉल्ट होता था जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी और जिसके एक्सचेंज में लोग जो है चीजें खरीदा करते थे. तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आपके फ्लिंटस्टोन्स, कॉरी शेल, एनिमल स्किन, सॉल्ट, गोल्ड, सिल्वर, इसके बदले, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. आज भी बहुत ज्यादा वैल्यू है भाई गोल्ड और सिल्वर की, तो राइट. लेकिन अब यहां से एक फैक्ट निकल के आता है जो कि आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि वर्ड सैलरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिलेरियम मीनिंग पेमेंट बाय सॉल्ट, एज सॉल्ट वर द रेयर एंड वैल्यूएबल आइटम इन एंशिएंट टाइम. क्या बोल रहे हैं कि सैलरी जो है उसी टाइम पर इंट्रोड्यूस होती है. सोचो, इससे पहले किसी को पता ही नहीं था सैलरी नाम का कोई वर्ड भी होता है ना. लैटिन वर्ड से जो है इंट्रोड्यूस होता है और इसका मतलब होता था कि हम किसी को बदले सैलरी यानी कि पैसे और कॉइन के बदले हम क्या दे रहे हैं, हम किसी को बहुत ही वैल्यूएबल चीज जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे कि सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट बहुत रेयर और वैल्यूएबल होता था, रॉक सॉल्ट, राइट. चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, कि पुराने समय में इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हुआ होगा, किस तरीके से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पहुंचते थे. तो अर्ली ट्रेड की अगर बात करें, एंशिएंट टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वॉर रिस्की एंड मोस्टली लिमिटेड टू द लोकल मार्केट. क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं था, है ना. अगर ट्रांसपोर्टेशन था भी तो बहुत कम था, हमें साथ साथ में लोगों को भी भेजना पड़ता था, तो कम्युनिकेशन भी नहीं होता था, राइट. सो पीपल स्पेंड रिसोर्सेज ऑन बेसिक नीड्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग. और लोगों ने क्या किया, रिसोर्सेज को अपनी बेसिक चीजों से पूरा करना शुरू किया. ओनली द रिच परचेज लग्जरी आइटम. अब भाई रिच का तो क्या ही बोले, आज भी यही हाल है, पुराने समय में भी यही हाल था. जो अमीर है, जिनके पास पैसा है, वो तो सब कुछ परचेज कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, वो ज्वेलरी परचेज करते थे, फाइन क्लोथ्स जो है ब्रांडेड जो हुआ करते थे, एंड लीडिंग टू द ट्रेड इन लग्जरी गुड. और वो जो है लग्जरी गुड्स का आपस में ट्रेड किया करते थे. नाइस. चलिए बात करते हैं सिल्क रूट की. अब सिल्क रूट क्या किया करता था, सिल्क रूट एक
ऐसा रूट था जिसने अपना एशिया, अफ्रीका, यूरोप इन सबको कनेक्ट किया हुआ था, और यहाँ से चाइना का जो सिल्क था वो ट्रांसपोर्ट हुआ करता था. ऑन द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स कनेक्टेड रोम टू चाइना थ्रू 6,000 किलोमीटर रूट, है ना, एंड एक्सचेंज गुड्स इंक्लूडिंग चाइनीज सिल्क, रोमन वूल, प्रेशियस मेटल्स एंड आइटम्स फ्रॉम इंडिया, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया. हमारे यहाँ से भी स्पाइसेस, कॉटन, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा जो है आपका इंपोर्ट हुआ करता था. अगर हम बात करें सिल्क रूट की, आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा ये, राइट. चलिए बात करते हैं किसकी, ग्रोथ ऑफ यूरोपियन कॉमर्स की. तो भाई हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे ट्रेड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, यूरोपियंस ने बहुत ज़्यादा एक बोल सकते कि पहल की है हर चीज़ की. कैसे, देखिए, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के फॉल हो जाने के बाद यूरोपियन ट्रेड एक्सपेंडेड इन द 12th एंड 13th सेंचुरी. यूरोपियन जो है ट्रेड वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है. उससे पहले रोमन एम्पायर के पास था भाई सब कुछ, ठीक है. देन डेवलपमेंट ऑफ ओशन गोइंग शिप्स बूस्टेड ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा बूस्ट पकड़ता है यूरोपियन ट्रेड, हमारे यहाँ से शिप, वहाँ से हमारे यहाँ शिप, हमारे मतलब एशिया के अंदर शिप जो है बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलना शुरू हो गया था. लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द अमेरिकाज, और भाई अमेरिका की डिस्कवरी हो जाती है. कोलंबस भाई साहब निकलते तो हैं हम लोगों को ढूंढने के लिए, बट ऐसे निकलते हैं कि पीछे उनको कुछ एक बहुत ही बड़ा सा कुछ मिल जाता है, और फाइनली डिस्कवरी हो जाती है किसकी, अमेरिका की, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं कॉलोनियल और स्लेव ट्रेड की. इसके बाद कैसा ट्रेड आया, कॉलोनियल और स्लेव ट्रेड, क्योंकि कॉलोनियल का टाइम पीरियड आ चुका था, ब्रिटिश राज जो है अब सबके ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा था दूसरी कंट्रीज में जाकर जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, जिसका एग्जांपल हम लोग भी हैं. नाउ फ्रॉम 15th सेंचुरी ऑनवर्ड यूरोपियन कॉलोनिज्म बिगिंस, ट्रेड इन एक्सोटिक कमोडिटीज लाइक स्पाइसेस, कॉटन एंड शुगर ग्रू. धीरे धीरे जो है कॉटन, स्पाइसेस और शुगर जो है वो इनका ट्रेड ज्यादा होने लग गया, है ना. अ न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड, द स्लेव ट्रेड एमर्ज्ड. इसमें क्या हुआ, एक नई फॉर्म ऑफ जो है ट्रेड आती है, दैट इज स्लेव. स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम, है ना. स्लेव डायनेस्टी थी ना मुगल जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, ठीक है. तो स्लेव क्या है, स्लेव ट्रेड शुरू होता है जिसमें अफ्रीका से लोगों को जबरदस्ती मार पिटा के जो है भरा जाता था और उनसे दूसरी कंट्री में ले जाके काम कराया जाता था, है ना. वर कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज फोर्स लेबल बाय फॉर अमेरिकन प्लांटेशंस, है ना. अमेरिका में क्योंकि अमेरिका की खोज हो चुकी थी तो वहाँ पे यूरोपियंस को अपना काम तो बैठाना था, तो उसके लिए अफ्रीका से लोगों को जबरदस्ती भरकर लेकर जाया करते थे, ठीक है. बट धीरे धीरे क्या होता है, स्लेव ट्रेड को बैन कर दिया जाता है आफ्टर 200 ईयर्स के बाद, यानी कि 200 साल के बाद जो है इसको बैन किया जाता है. सबसे पहले डेनमार्क इसको बैन करता है 1792 में, ग्रेट ब्रिटेन करता है 1807 में, यूनाइटेड स्टेट्स करता है 1808 में. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्कर में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो डेट आपको याद रखनी होगी. चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक में एक एडवर्टीजमेंट दिया है उस टाइम पर कैसे स्लेव्स के लिए, देखो एडवर्टीजमेंट निकाला जाता था और इन स्लेव्स को भर के शिप में अमेरिका भेजा जाता था या किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पर भेजा जाता था. और अगर मान लो कि एक बार कोई स्लेव चला गया, मतलब कोई अफ्रीका से जिसको पकड़ के लोग ले गए किसी स्किल्ड लेबर को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कभी भी वापस आएगा, नहीं, बस उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म, ना फैमिली से मिलना ना कुछ और, सब कुछ ख़त्म हो जाता था. तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर्स को छोड़ना बहुत ज़्यादा एक रिस्क होता था, वो सोचते थे कि बस पकड़ लो किसी तरीके से, है ना. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ट्रेड चेंज की. अब क्या हुआ, समय और आगे आया, ब्रिटिश ने और अलग अलग कंट्रीज के ऊपर अपना कॉलोनियल पावर दिखानी शुरू करी और सडनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है. क्यों, क्योंकि मिडिल क्लास अब इमर्ज कर रहा था, लोग अब पढ़ने शुरू हो गए थे. जैसे ही वो पढ़ लिख रहे थे तो उन्हें समझ आ रहा था कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं. इंक्रीज डिमांड फॉर रॉ मटेरियल, ग्रेन, वूल एंड मिंट. क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी, तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो भाई ग्रेन भी चाहिए होगा, हमें वूल भी चाहिए होगा, मीट भी चाहिए होगा, है ना. एंड हाउएवर द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल डिक्लाइन कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग गुड. और धीरे धीरे क्या था, क्यों, क्योंकि अब फैक्ट्रीज लग चुकी थी, तो फैक्ट्रीज लग चुकी है तो भाई मशीन्स हैं. अब मशीन क्या कर रही है, कहीं से भी रॉ मटेरियल लेकर उसको एक फाइनल गुड में कन्वर्ट कर दे रही है, जैसे कि सेकेंडरी एक्टिविटी होती है ना. तो उसको यहाँ पर जब वो फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, लेकिन रॉ मटेरियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, राइट. इंडस्ट्रियल नेशन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपोर्टेड फिनिश्ड प्रोडक्ट नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशन, जैसे कि हमारा इंडिया. इंडिया भी इसी का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, बट हमारे इंडिया से आप देखो कॉटन,
लेके ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने यहाँ पर जो है उसको इंपोर्ट किया करते थे और उससे फिर फाइनल गुड, टी शर्ट, कपड़े जो भी बनाना है वो बनाकर वो हमारे को ही, मतलब हमें हमारे से ही रॉ मटेरियल लेके हमें ही उसको इतना महंगा जो है वो सेल किया करते थे। ठीक है, बात करते हैं लेट 19 ट्रेड पैटर्न की। उस टाइम पर क्या होता है, इंडस्ट्रियल नेशंस बिकम मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ ईच अदर। अब धीरे धीरे लोग जहां जहां पर इंडस्ट्रीज लग रही थी वो धीरे धीरे अपनी अपनी पार्टनरशिप करनी शुरू कर देते हैं कि अच्छा मैं ये बना रहा हूँ, तुम ये बना रहे हो, ठीक है, तो हम लोग अपनी पार्टनरशिप कर लेते हैं। एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ करता था और दोनों आपस में अपनी चीजें जो है वो क्लैब रखा करते थे। रीजंस, प्रोड्यूसिंग प्राइमरी गुड्स लॉस्ट इंपॉर्टेंट। अब जहां से प्राइमरी गुड हो रहा था, यानी कि जहां से रॉ मटेरियल मिल रहा था, उनकी इंपॉर्टेंस कम होती चली जाती है ना। और फाइनली बात करें तो वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पर क्या हुआ और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, चीजें और ज्यादा जो है बदलने लग गई। जैसे कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड कंट्रीज इम्पोज टैक्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, 2 के टाइम पर कंट्रीज जो थी वो रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगी थी, यानी कि वो टैक्स लगाने लगी थी। टैरिफ आपने बहुत सुना होगा न्यूज में, टैरिफ लगना शुरू हो गया था कि अच्छा अगर तुम्हें हमारे साथ ट्रेड करना है तो आपको ये टैक्स पे करना होगा, अगर हमें आपके साथ करना है तो आपको ये टैक्स पे करना होगा, राइट। आफ्टर द वॉर्स इंटरनेशनल बॉडीज लाइक जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि आज के टाइम में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर फॉर्म्ड टू रिड्यूस द टैरिफ एंड प्रमोट फ्री ट्रेड, लेटर इवॉल्विंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जो कि ट्रेड को कम कर सके, टैरिफ को कम कर सके और कंट्रीज जो है वो आपस में एक बेटर, हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड कर सके। लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है बदलती जाती हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग कैसे। चलिए आगे चलते और बात करते हैं व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट। क्यों करता होगा इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, क्या जरूरत है हमें बाहर की कंट्रीज में सामान देने की या उनसे हमें सामान एक्सपोर्ट करने की। बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड अराइज ड्यू टू स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग नेशंस, है ना। अब हर जगह पर तो स्किल्ड लेबर नहीं मिल सकती, तो जब हर जगह पर स्किल्ड लेबर नहीं है तो जहां इंडस्ट्री लग रही है उस तरीके से हमें लेबर को वहां से लेना पड़ेगा। कंट्रीज फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन मेक मोर एफिशिएंट एंड चीपली देन अदर्स, है ना। उन्होंने अपने सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी पे इतना ज्यादा ध्यान दिया ताकि वो और बेटर जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर सके। दिस एक्सचेंज बेनिफिट बोथ ट्रेडिंग पार्टनर एंड इंप्रूव ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी। और धीरे धीरे क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी भी एक अलग ही लेवल पर जाने लग जाती है। नेक्स्ट वी हैव की प्रिंसिपल्स। क्या हो सकते हैं की प्रिंसिपल, बहुत इजी है भाई, सिंपल है। कंपैरेटिवली एडवांटेज, कैसे एडवांटेज मिला होगा, ईच कंट्री प्रोड्यूसेस एंड एक्सपोर्ट गुड इट कैन मेक इट एट लोअर अपॉर्चुनिटी, है ना। आप देखो हर एक जो है अब यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है किसी दूसरी कंट्री को और अपने आप के लिए बेसिकली जो है बेटर बना रहा है और लोअर कॉस्ट अपॉर्चुनिटी उनको दे रहा है, तो वो परचेज भी करेंगे, है ना कि नहीं। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, ट्रेड अकर्स व्हेन कंट्रीज हैव कॉम्प्लीमेंट्री नीड, वन हैज व्हाट द अदर लैक्स। कि भाई मान लो कि आपकी कंट्री में किसी चीज की कमी है और दूसरा आपको आके ऑफर दे दे, तो ये क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री। अरे वाह, ये तो हमारे पास था ही नहीं, ये तो अब हमें मिल गया। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफरेबिलिटी। क्या मतलब है, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी मूवेबल एंड ट्रेडेबल अक्रॉस द बाउंड्रीज फॉर एक्सचेंज ऑफ आकर, है ना। कि भाई आप जो जितने भी आपके गुड्स और सर्विसेज हैं वो आप ट्रांसफर कर सको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इजी रहता है। डन। नेक्स्ट वी हैव मॉडर्न इंपॉर्टेंस। क्या मॉडर्न इंपॉर्टेंस रही होगी, सिंपल है, आज के समय में आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। इन टुडेज वर्ल्ड द फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इट इन्फ्लुएंसेस इन शेप्स बाय नेशंस फॉरेन पॉलिसी। हम बोलते हैं ना जब कि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया, अमेरिका ने उस कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो ये क्या है, हम लोग यहाँ पर अपनी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं। आप जब कम रखोगे तो आपके फॉरेन रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ। विद एडवांस transportation and communication system, no country can remain isolated and avoid participation in global trade। और क्या है कि भाई ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से और ये हेल्प हुई कि कोई भी कंट्री अब अपने आप को अकेला नहीं समझेगी, यानी कि आइसोलेटेड ना समझे और अवॉइड किया जाए, मतलब अवॉइड ना करे किसी भी तरीके के ग्लोबल ट्रेड को। कि भाई अगर उस कंट्री के पास भी कोई रिसोर्स है तो वो भी हमारे साथ यहाँ पर ट्रेड करे, हर एक तरीके से ट्रेड जो है वो चलना चाहिए, कोई भी कंट्री इसमें पीछे नहीं रहनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। क्या है बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आइए सबसे पहले है डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल है, आपको पता होगा कि क्यों कोई कंट्री हमसे सामान ले रही है या फिर हम उससे सामान ले रहे हैं। इसका एक मेन रीजन ये है कि रिसोर्सेज,
पूरे वर्ल्ड की ग्लोबली अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी कंट्री के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स है, किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्स की कमी है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है ताकि हमारी वो रिसोर्स की कमी पूरी हो जाए। ठीक है, तो यही चीज आपको जो है यहाँ पर बहुत बेटर तरीके से समझाई गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बात आती है पॉपुलेशन फैक्टर की। पॉपुलेशन फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए जहां पर भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, जिस कंट्री का साइज इंक्रीज होगा वहां पर डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी और उस पॉपुलेशन के लिए डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। तो वो डिमांड कहीं ना कहीं पूरी करने के लिए क्या करना होगा, कंप्लीट करने के लिए अगर आपकी कंट्री में वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो आपको बाहर से जो है सामान इंपोर्ट करना होगा। वही चीज आपको यहाँ बताई गई है कि कल्चरल फैक्टर प्रमोट ग्लोबल ट्रेड थ्रू यूनिक आर्ट क्राफ्ट लाइक चाइनीज प्लेसन, इरानियन कार्पेट्स, नॉर्थ अफ्रीकन लेदर्स एंड इंडोनेशियन बैटिक। Population size influence trade. Densely populated countries have high international trade, while standard of living determines demand for imported goods. है ना, कि भाई उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो बाकी लोगों के लिए आपको क्या करना होगा, सामान अपने यहाँ पर लेकर आना होगा। नेक्स्ट वी हैव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे होगा, द नेचर ऑफ ट्रेड आइटम चेंजेस विद डेवलपमेंट स्टेजेस। जैसे कि एग्रीकल्चर कंट्री अगर हम बात करें, इंडिया भी हमारा आज मोस्टली आज भी जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं स्टक है। सो एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट मैन्युफैक्चर गुड, है ना। और जो इंडस्ट्रियल कंट्री है वो क्या कर रही है, वो एक्सपोर्ट कर रही है मशीनरीज को, फिनिश गुड्स को, इंपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन्स को, क्योंकि उनके पास हर एक चीज अवेलेबल है। वो किसी कंट्री से सस्ते में सामान खरीद ले रहे हैं और वहां पर फाइनल गुड बनाकर बाकी कंट्रीज को या उस सेम कंट्री को भी बेच दे रहे हैं, खत्म बात। नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फॉरेन कैपिटल एनकरेजेस ट्रेड इन डेवलपिंग नेशंस। अब जितने भी आप देखिए डेवलपिंग नेशंस है, जैसे कि यूएस है, यूएस कभी भी आते हैं ट्रम्प भाई साहब और कुछ भी बोल के चले जाते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शांत बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं उन कंट्रीज को यहाँ पर जो है बोल सकते हैं कि हम लोग सपोर्ट करते हैं जो कंट्रीज डेवलप्ड है ना। तो वही चीज आपको यहाँ बताई गई है कि इंडस्ट्रियल नेशन इन्वेस्ट इन सच इंडस्ट्रीज टू इंपोर्ट फूड एंड रॉ मटेरियल्स एंड क्रिएट मार्केट फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड। दिस प्रोसेस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल ट्रेड। और वो इसी तरीके की चीजें बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो उनका ट्रेड जो है वो बेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो भाई ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। अर्लियर समय की बात करें तो भाई लिमिटेड और इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रेड जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता था लोकल एरियाज में, है ना। आपने थोड़ा बहुत मेन टू मेन सामान मेन एरिया तक आपने एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, बट जो लोकल एरियाज है वहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाते थे। बट on high value goods like gems, silk, spices were trade over a long distance with modern development, है ना। modern development हुआ किस किस का, रेल, ओशन एंड एयर ट्रांसपोर्ट प्लस रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन ट्रेड हैज एक्सपेंडेड ग्लोबली, है ना। हमने इस तरीके के शिप बनाए, इस तरीके की चीजें जो हैं हमने अपने ट्रांसपोर्ट के अंदर ऐड ऑन की कि भाई अगर हमें कोई ऐसा सामान भी ले जाना है जो थोड़े टाइम में खराब हो जाता है, जैसे कि पेरिशेबल गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, वो सामान होता है जो कि आपका जल्दी खराब हो जाए। तो भाई अगर ये जल्दी खराब हो जाएगा तो हमें इसको ऐसी जो है एक प्रिजर्वेटिव्स में ले जाना पड़ेगा ताकि ये खराब ना हो जब तक हमें पहुंचाना है। तो हमने उसकी भी जो है यहाँ पर क्या कर लिया, खोज कर ली, शुरुआत कर ली, और चीजें जो है बेटर तरीके से ट्रेड जो है वो हो पा रहा है बिटवीन कंट्रीज। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। कैसे बैलेंस रहता होगा, सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। दो तरीके का मेनली होता है, फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई कंट्री क्या कर रही है, इंपोर्ट तो बहुत कर रही है, देखो मोर देन इट्स इंपोर्ट द कंट्री अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड। क्या हुआ कि भाई उसने इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया और एक्सपोर्ट कम कर, यानी कि उसने अपने यहाँ से सामान को बेचा ज्यादा और खरीदा कम। तो मतलब क्या हुआ कि उसके पास पैसा तो ज्यादा आ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट वो कम कर रहा है, यानी कि जब उसको खरीदने की जरूरत है तो कम है। ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि उसने खर्चा कम किया। इसी के साथ होता है नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल। नेगेटिव बैलेंस क्या है कि विद अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन एक्सपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट जितना है उससे ज्यादा आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप दूसरी कंट्री से सामान खरीद रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, और जब आपके एक्सपोर्ट की बात आए तो आप कम कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे आपने खर्चा ज्यादा किया। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सपोर्ट हो गया। द कंट्री लूज मनी इन ट्रेड, और कंट्री जो है धीरे धीरे लूज कर जाती है पैसे के अंदर। इंपॉर्टेंस क्या है, शो हाउ वेल अ कंट्री ट्रेड इज गोइंग, और इसी से पता चलता है कि वो कंट्री किस तरीके का ट्रेड कर रही है ना।
अगर वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है यानी कि वो नेगेटिव कर रही है, ज़्यादा आपके पास जो कर रही है तो वो भाई अपना पैसा बचा रही है, अपने रिसोर्सेज बचा रही है, राइट। अ नेगेटिव मीन्स द कंट्री इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स अर्न व्हेन द रिड्यूस इन फाइनेंशियल रिजर्व्स, है ना, और भाई उसके फाइनेंशियल रिजर्व्स में तो हमें कमी देखने को मिलेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। वो थे आपके ट्रेड के टाइप्स, ये है इंटरनेशनल ट्रेड के टाइप। अब इंटरनेशनल ट्रेड में आपके पास दो ही टाइप होते हैं, एक होता है बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल का मतलब क्या है कि जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, दो से ज्यादा नहीं, दो कंट्रीज, और उसमें फाइनल आपका एक एग्रीमेंट बनता है प्रॉपर। देखिए ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज ओनली, है ना, बोथ कंट्रीज एग्री ऑन एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, डिसाइड कर लेते कि अच्छा ये गुड और सर्विसेज हम जो है यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। एग्जाम्पल, कंट्री ए एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल टू कंट्री बी एंड इंपोर्ट फिनिश गुड इन रिटर्न, सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप होता है मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब है कि जहां पर बहुत सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही होती हैं, ट्रेड बिटवीन मेनी कंट्रीज। अ कंट्री ट्रेड विद द सेवरल नेशन एट द सेम टाइम, है ना, उसमें दो थी, यहाँ पर बहुत सारी हैं। सेम कंट्रीज आर गिवन इन मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस, मीनिंग रिसीव स्पेशल ट्रेड एडवांटेज लाइक लोअर टैरिफ, और उनके पास क्या है, लोअर टैरिफ भी रहता है क्योंकि उनके रिलेशन अच्छे, जैसे यूएस के साथ रिलेशन थोड़े ऐसे डगमगाए थे अपने, तो उन्होंने टैरिफ एकदम से इतना बढ़ा दिया, 200% टैरिफ लगा देता हूँ। तो ये क्या है, क्योंकि वहां पर चीजें रिलेशन खराब होने लगती है। वैसे ट्रम्प का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है उन्हें। केस फॉर फ्री ट्रेड, चलिए फ्री ट्रेड का क्या केस है, किस तरीके से होता होगा। फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करें तो मीन्स ओपनिंग द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, है ना, आप टैरिफ कम कर दो, आपने जो है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए हुए हैं उनको आप कम कर दीजिए। अलाउइंग फॉरेन गुड्स एंड कम्पीट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि आपके जो नेशन में यानी कि आपके देश में जो बन रहा है और फॉरेन से जो आ रहा है करने दो कम्पीट, होने दो कंपटीशन, ठीक है। देन इट प्रमोट्स कंपटीशन, एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड स्पेशलाइजेशन, हाउएवर इट्स में हार्म डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, और ये क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज को हार्म करता है, कैसे, बिकॉज अनइक्वल ट्रेड ट्रम्प्स मार्केट प्रोटेक्शन बाय रिच नेशंस एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो भाई क्योंकि देखो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ पे सारी चीजें कहीं ना कहीं जो अमीर लोग हैं वहाँ के, उन्हीं के ऊपर ये सब चीजें बनी हुई हैं। अब इसमें भी अलग तरीके से होता है, जैसे कि डंपिंग। अब डंपिंग क्या है, डंपिंग एक ऐसी इसमें हम बोल सकते हैं कि ट्रेड में एक ऐसा नेगेटिव टर्म है जो कि अच्छा नहीं होता। इसमें होता क्या है कि जो दूसरी कंट्री है वो आपकी कंट्री में सामान को बहुत ज़्यादा कम पैसों में बेच देती है। अब उससे क्या होता है कि आप वही सामान खरीदोगे जो आप जहाँ पे आपको कम पैसे लगाने पड़ रहे हैं। सेलिंग गुड इन फॉरेन मार्केट एट वेरी लो प्राइस, हार्मिंग लोकल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। आप सोचो आपने बाहर से ऐसा कुछ जो है वो खरीद लिया, लेकिन इसके बदले में जो आपकी खुद की जो कंपनी थी, आपकी खुद की जो इंडस्ट्री थी, आपका एम्प्लॉयमेंट था, वो तो यहाँ पर खराब हो रहा है। तो डंपिंग क्या है, एक नेगेटिव टर्म है। इट डिस्ट्रॉयज मार्केट, कोज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, स्ट्रेन ट्रेड रिलेशंस एंड इट डिफिकल्ट टू रेगुलेट, और इसको रेगुलेट करना आसान नहीं है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। जब ये सब चीजें हो रही थी तो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो कि गैट था उसी को बदल के ये बनाया गया। लोगों को, जो डेवलप कंट्रीज है, उन्हें लगा कि हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इन सारी चीजों में मदद कर सके, तो मदद के लिए इन्होंने बनाया इसे, और एक्चुअल में मदद हो भी रही है। फॉर्म्ड इन 1995 रिप्लेसिंग गैट इन 1948 टू प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नाउ इट सेट्स ट्रेड रूल्स, रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड कवर ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, criticize, argue with favor developed countries, widen inequalities and environmental concerns। देखो होता क्या है कि वही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है कि इसको बनाया तो इसीलिए गया था कि ग्लोबली ट्रेड जो है वो इजी हो सके। अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, किसी तरीके की कोई समस्या हो गई है, तो वो उसको सॉल्व करे, है ना, ट्रेड की जो भी समस्या है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी ये चीज लिखी गई है कि ये हमें देखा जाता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फेवर करता है किन्हें, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है। तो डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करता हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बिल्कुल सीधा जो है देखा जाता है। फैक्ट दिया गया है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, एंड इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, टोटल 166 मेंबर है अगर 2024 की बात करें, क्योंकि आपकी बुक में तब तक दिया गया था। और इसको इंडिया में जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, यानी कि टाइप्स ऑफ पोर्ट्स।
अब अलग अलग तरीके के पोर्ट होते हैं ना, हर तरीके से तो हर किसी पोर्ट से तो हम लोग सामान या इंसानों को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल। कार्गो हैंडल का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप किस किस तरीके का वहां पर उस पर्टिकुलर पोर्ट पर जो है लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, कितने वहां पर कार्गोज हैं। सो these ports specialize in bulk cargo such as grain, sugar, oil, chemical and similar minerals, ठीक है, इन तरीके की चीजों को सामान जाता है। कमर्शियल पोर्ट की अगर बात करें तो these ports handle journal cargo including packaged products and manufactured good. They also manage passengers traffic. पैसेंजर ट्रैफिक का मतलब लोगों को भी जब जाना होता है तो उसको भी मैनेज करके रखता है। कंप्रेसिव पोर्ट्स की बात करेंगे, द पोर्ट हैंडल बोथ बल्क एंड जर्नल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम। मैनी ऑफ द वर्ल्ड मेजर पोर्ट फॉल इनटू द कैटेगरी, और बहुत सारे पोर्ट जो है वो इसी कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू लोकेशन। लोकेशन यानी कि भाई किसी की लोकेशन बहुत सही है, जैसे कि इनलैंड पोर्ट्स की, इनलैंड पोर्ट आपको पता है ना, हमने पढ़ा था पहले भी कि जो हमारे जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, उसमें जो है, ठीक है। इनलैंड पोर्ट्स आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट एंड कनेक्टेड द सी वाया रिवर्स और कैनाल्स। दे आर एक्सेसिबल फ्लैट बॉटम शिप एंड बार्जेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके मैनचेस्टर है, लिंक्ड बाय द कैनाल, है ना, इज है लोकेटेड इन द मिसिसिपी रिवर, ठीक है। राहिन पोर्ट जो कि आपकी राहिन पोर्ट्स में आपका लोकेटेड है, और कोलकाता में जो कि आपका हुगली रिवर पर कनेक्टेड है, ब्रांच ऑफ गंगा रिवर। ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे इनलैंड वाटरवेज को जाके मेन सी पोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल। चलिए नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज्ड फंक्शन। स्पेशलाइज्ड फंक्शन का मतलब क्या है कि भाई ऑयल पोर्ट, यानी कि जहां से सिर्फ ऑयल का ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। दीज पोर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग एंड शिप ऑफ ऑयल। दे कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड बाय टैंकर पोर्ट्स एंड रिफाइनरी पोर्ट्स। टैंकर पोर्ट्स जैसे कि आपके वेनेजुला में है, ठीक है, सिया में है, ट्रिपोली है आपकी लेबोन में। रिफाइनरी की बात करें जैसे कि अंडमान में है, जो कि गल्फ ऑफ पर्शिया, ओके, सॉरी अबाडन द गल्फ ऑफ पर्शिया, अंडमान याद आ गया एकदम से अपना, ठीक है। पोर्ट ऑफ कॉल की बात करें तो इसमें क्या होता है, पोर्ट ऑफ कॉल पहले टाइम में यूज हुआ करता था कि मान लो कि आप शिप लेके जा रहे हो, आपको आपके फ्यूल रिफिल करना है, आपको थोड़ा आराम करना है, अपनी शिप को मैनेज करना है, थोड़ा सा मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम लोग पोर्ट्स ऑफ कॉल को यूज करते थे। देन वी हैव पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशंस में क्या है, जैसे कि पैकेट स्टेशन ऑल्सो नोन एज फेरी पोर्ट्स आर एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस ओवर वाटर। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना है तो हम यहाँ पर क्या है, पैकेट स्टेशंस को यूज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव ट्रिपोर्ट पोर्ट्स। ये किस लिए होते हैं, दीज पोर्ट्स सर्व एज कलेक्शन सेंटर वेयर गुड्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज आर ब्रॉट फॉर एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या है कि मान लो 3-4 कंट्रीज से सामान जो है एक कंट्री के पास आ गया और फिर यहाँ से जो है चल के इंपोर्ट होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास सिंगापुर, सिंगापुर है आपका, ठीक है। देन वी हैव रोटरडैम, ये सारे क्या है, इसी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं नेवल पोर्ट्स की। नेवल एज द नेम सजेस्ट कि जो हमारा डिफेंस है, जो नेवल हमारी आर्मी रहती है, उसको लेके जो यूज किया जाता है। पोर्ट दैट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एंड सर्व वॉरशिप प्रोवाइडिंग रिपेयर वर्कशॉप फॉर देम, है ना, कि भाई मान लीजिए कि हमें ज़रूरत है कि हमारा शिप रिपेयर हो, या फिर हमें नेवल जब हमारी लड़ाई चल रही है तो हमें ज़रूरत हो, तो इस तरीके के पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारा कोच्चि और कारवार जो है इसी का एग्जांपल है। और इसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड को हमने कर लिया है कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कॉमेंट्स में।